I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. Since in its entirety, संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। इस देश की संवैधानिक संस्था संविधान और जनतंत्र को खत्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं, ये माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस बिल के पक्ष में कौन कौन से राजनीतिक दल हैं और इसके विपक्ष में कौन है। पक्ष की बात करें तो एनडीए के घटक दल यानी बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट समेत एनडीए के हिस्से वाली पार्टियां या यूं कहें कि एनडीए के साथ देने वाली पार्टियां इसके पक्ष में हैं। वहीं अगर इसके विपक्ष में बात की जाए तो मुख्य तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, एआईएमआईएम, आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार गुट और लेफ्ट पार्टीज यानी वाम दल इस बिल का विरोध कर रही हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल का उद्देश्य क्या है। दरअसल देश में लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत सभी चुनावों को एक साथ कराना है और इससे पहले कैबिनेट ने यानी मोदी कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समिति की तरफ से बनाई गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। अब आपको ये बताते हैं, अब आप ये समझिए कि एक देश एक चुनाव की चुनौतियां क्या हैं। पहली चुनौती है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन के बाद राज्य की विधानसभाओं से इसे पास कराना होगा। लोकसभा और विधानसभाओं को कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है, हम सब समझते हैं, लेकिन लोकसभा या फिर जो राज्य की विधानसभा हैं अगर उनको पहले भंग कर दिया जाए, सरकार पहले गिर जाए, तब क्या स्थिति बनेगी। लोकसभा या विधानसभा भंग होने की सूरत में 7 चुनाव बनाने का या 7 चुनाव कराए जाने का क्रम कैसे बनेगा, क्योंकि क्रम तो टूट जाएगा अगर भंग हो जाती है, सरकार भंग कर दी जाती है या समर्थन कोई वापस ले लेता है, सरकार गिर जाती है किसी भी कारण से, तो फिर ये जो क्रम जो है, ये जो प्रोसेस जो है ये ब्रेक हो जाएगा। इसको कैसे बनाया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा, इसकी एक तरह से कहें कि चुनौती से कैसे निपटा जाए, ये एक बड़ी बात है। देश में हमारे ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं और इनकी संख्या सीमित होती है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं या तो लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं, कोई 2-3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन अगर सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, पूरे देश में लोकसभा चुनाव होंगे तो ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा ईवीएम की जरूरत पड़ेगी। इसकी पूर्ति कैसे होगी, इसके लिए खर्च एक मुश्त तो करना ही पड़ेगा और इसके साथ ही साथ ज्यादा प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बल की भी जरूरत पड़ेगी। इसकी व्यवस्था कैसे दुरुस्त की जाएगी, कैसे इसका हल निकाला जाएगा, कैसे इसका रास्ता निकाला जाएगा। अच्छा, अब ये बात तो होगी चुनौतियों की, लेकिन फायदे क्या हैं या फायदे क्या हो सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, ये आपको बताऊं, लेकिन इसके संबंध में क्या तर्क दिए जा रहे हैं वो भी आपको समझाऊं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि एक चुनाव नहीं होने चाहिए, इसके पीछे क्या दलीलें दी जा रही हैं, विशेष तौर पर किन की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। विपक्ष नहीं चाहता मुख्य तौर पर कि एक साथ पूरे देश में चुनाव हो। दरअसल एक देश एक चुनाव पर राजनीतिक दलों में एक राय नहीं बन पा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सभी राजनीतिक दलों के विचार अलग अलग हैं। राष्ट्रीय दलों को फायदे लगते हैं इसमें, क्षेत्रीय दलों को नुकसान लगता है। क्षेत्रीय दलों का नुकसान का जो मानना है या उनके पीछे जो दलील है वो ये है कि एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए, इससे स्थिति उनके पक्ष में नहीं होगी, उनके खिलाफ चली जाएगी। क्षेत्रीय दलों की दलील यह है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे जो हैं वो दब जाएंगे, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो विधानसभा के चुनाव के दौरान जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं
उनको लेकर चर्चा की जाती है। क्षेत्रीय दल उन्हीं को आधार बनाकर वोट मांगने जनता के बीच जाते हैं। अब सारे चुनाव एक साथ होंगे, लोकसभा के भी और क्षेत्रीय चुनाव भी, तो फिर जो राष्ट्रीय पार्टी है वो यही हो सकता है कि कैंपेनिंग के दौरान कहें कि भाई जिसकी केंद्र में सरकार रहेगी तो उसी हिसाब से बेहतर यही होगा कि राज्य में भी सरकार जनता उसी हिसाब से बनाए। और ऐसा कहीं ना कहीं जब वोटर वोट डालने के लिए जाएगा, एक ईवीएम रखी होगी उसके पास, लोकसभा में वोट डालने की एक रखी होगी, राज्य की विधानसभा में वोट डालने की, तो कहीं ना कहीं भटक सकता है। क्योंकि अगर अलग अलग चुनाव होंगे, क्षेत्रीय दलों का मानना है, जानकारों का मानना है कि भाई जब अलग अलग चुनाव होते हैं तो क्षेत्रीय दल को वोट डाल सकता है वोटर या डालता आया है, और दूसरी तरफ अगर लोकसभा के चुनाव होते हैं तो केंद्र में किसकी मजबूत सरकार उनको लगती है, कौन मजबूत नेता लगता है, तो उस हिसाब से वो दूसरी पार्टी का चुनाव करते हैं। तो ये डर एक क्षेत्रीय दलों को यहां पर कहीं ना कहीं सालता है, उनको लगता है। क्षेत्रीय दलों के मुताबिक 7 चुनाव से राज्यों में विकास प्रभावित होने का खतरा है, क्योंकि जो राज्यों का जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है अगर एक साथ चुनाव करा लिए जाएं। क्षेत्रीय दलों को ऐसा लगता है कि शायद उनकी बार्गेनिंग पावर हो सकता है कम हो जाए, केंद्र उनकी उस हिसाब से सुनवाई ना करे। लेकिन ये उनकी डर है, ये उनकी आशंका है। एक देश एक चुनाव की अब वकालत क्यों की जा रही है, इसके पीछे इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्या दलील दी जा रही है, आपको बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव पर जोर देते रहे। अभी 15 अगस्त को एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर से एक देश एक चुनाव की वकालत की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। आपको यह भी बता दें कि देश में बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। भाई आप देखिए, हर साल कभी राज्य में चुनाव होते हैं, कभी पंचायत चुनाव आ जाते हैं, कभी लोकल बॉडीज यानी नगर निकाय के चुनाव आ जाते हैं, तो उस हिसाब से खर्चा भी होता है, उस हिसाब से विकास में डेवलपमेंट में बाधा भी आती है। चुनाव आचार संहिता लग जाती है, आचार संहिता लग जाती है, तो जो भी घोषणाएं हैं, जो भी ऐलान है, वो सरकार संबंधित जहां पर चुनाव होते हैं वो नहीं कर सकती। इससे ये कहा जा रहा है कि ये धारणा है कि भाई इससे विकास में बाधा आती है। लेकिन इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या एक तरीका अपनाया जा सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना सरकार के लिए या इस बिल के जरिए जरूरी होगा। और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा, ये बात कही गई है। सबको मिलकर बैठकर चर्चा करनी होगी, सबको समझना होगा कि यह जरूरी है। इसके पीछे इसके खिलाफ कुछ तर्क हो सकते हैं, कुछ शंकाएं हो सकती हैं, संशय हो सकते हैं, लेकिन उनका जवाब भी बातचीत के जरिए निकाला जा सकता है। सभी राजनीतिक दल देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले भी कहा गया और हमने आपको जैसा कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल के सामने जो चुनौतियां हमने बताई आपको, लेकिन अब आप ये जान लीजिए कि इस बिल को अमली जामा पहनाने के लिए यानी धरातल पर लाने के लिए यानी कानून की शक्ल देने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, अब आपको वो बताते हैं। 2/3 2/3 मेंबर्स का समर्थन, उनका सपोर्ट मिलेगा तभी यह बिल पास होगा। यानी 2/3 समर्थन चाहिए सदस्यों का इस बिल को पास कराने के लिए। लोकसभा में बिल को पास कराने के लिए 362 और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 163 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। और संसद के बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से भी इस बिल को पास करवाना जरूरी है, क्योंकि संविधान संशोधन के तहत होगा। याद कर लीजिए जीएसटी जब लाया गया था तो कुछ इसी प्रक्रिया को अपनाया गया था और इसी प्रक्रिया के तहत जीएसटी कहें कि अमली जामा उसको पहनाया गया, वो धरातल पर उतरा। तो कुछ उसी तर्ज पर वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को भी आगे लेकर जाना पड़ेगा। पहले संसद के दोनों सत्रों में 2/3 से पास कराना होगा, फिर उसके बाद 15 कम से कम राज्यों की विधानसभाओं में भी इसको पास कराना पड़ेगा। और विधानसभाओं से पास होने के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद यह बिल कानून बनेगा। चुनावी जमा खर्च का भी हिसाब किताब जान लीजिए। शुरुआत शुरू से करते हैं। क्या आज की तारीख में 2024 में चुनाव का खर्च हुआ वो जाने। उससे पहले 1951-52 में 68 चरण में पहले चुनाव जो हुए थे उनमें 10.5 करोड़ का खर्च आया था। 10.5 करोड़ 1951-52 के हिसाब से सोचिएगा, अभी के हिसाब से नहीं। और एक रिपोर्ट जो आई उसके मुताबिक 2019 के चुनाव में 50,000 करोड़ का खर्च आया। और एक अंदाज यह भी है कि 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें करीब 1 लाख करोड़ का खर्चा आया होगा। प्रति वोटर खर्चे का हिसाब अगर निकालें तो 1991 में 1951 में जहां 6 पैसे एक वोटर पर खर्च होता था, आज की तारीख में 2014 का अगर हम 10 साल पहले का भी देखें तो 46 रुपए 46 रुपीज ये खर्चा हो गया था। और 24 में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बढ़ा ही होगा। ये रिपोर्ट चूंकि 2014 तक की है उसी हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट और है उसके मुताबिक 2019 के चुनाव जो खत्म हुए उनके खत्म होने तक ईवीएम की खरीद
और रख रखाव पर खर्च काफी बढ़ गया। 2019 के बाद पहले बजट में केंद्र ने ईवीएम के लिए 25 करोड़ का आवंटन किया था। ताजा बजट में ईवीएम के लिए शुरुआती तौर पर 1892 करोड़ आवंटित किए गए। 611 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई क्योंकि पैसा कम पड़ रहा था। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2018 और 19 में चुनाव आयोग का बजट 236.6 करोड़ था, 236.6 करोड़। और 2023-24 में चुनाव आयोग का बजट जो है बढ़कर 340 करोड़ हो गया, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया। और 2022 में चुनाव आयोग का स्टाफ 591 लोगों का था, 591 स्टाफ थे चुनाव आयोग में। 2024 में ये बढ़ गए, काफी ज्यादा संख्या इसकी बढ़ गई, 855 हो गए, 855। और चुनाव आयोग को अपने अफसरों और वॉलंटियर्स को भी खर्च देना पड़ता है। भाई वो ड्यूटी अगर कर रहे हैं तो ऐसे मुफ्त में तो करेंगे नहीं, खर्च देना पड़ेगा, खाने पीने का उनको देना पड़ेगा, उनको लाने ले जाने का जो खर्चा होगा, पेट्रोल डीजल का जो वाहन किराए पर लेने पड़ेंगे, सारे खर्चे होंगे। चुनाव ड्यूटी में जो लोग लगे होते हैं उनकी ट्रेनिंग भी करानी पड़ती है, यात्रा के लिए खर्च करना पड़ता है। चुनाव आयोग को अपने कैंपेन, राजनीतिक दलों की वीडियोग्राफी के लिए भी काफी खर्च करना पड़ता है। वीडियोग्राफी होती है ना हर बूथ पर, और उसके लिए मॉनिटरिंग बनाई जाती है, देखा जाता है, एक कंट्रोल रूम जो संबंधित निर्वाचन आयोग का राज्य की राजधानी में होता है। तो ये बहुत बड़ा तामझाम है, हर चुनाव में ये व्यवस्था बनानी पड़ती है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीठासीन अधिकारी मतलब जो संबंधित क्षेत्र में चुनाव के मुख्य अधिकारी होते हैं, रोजाना 350 और पोलिंग अफसर को रोजाना 250 रुपए का भुगतान होता है। ये हम बता रहे हैं कि कितना उनको भुगतान किया जाता है। 350 पीठासीन अधिकारी के पास, 250 रुपए बाकी जो अफसर है उनको देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि क्या एक देश एक चुनाव की बात देश में पहली बार हो रही है? इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये जो सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि पता नहीं ये चर्चा कहां से आ गई कि एक देश में एक साथ चुनाव कराए जाएं, ऐसा पहले नहीं है, ऐसा पहला नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब यह है कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो आज एक देश एक चुनाव का विरोध कर रही है, उसी की सरकारों में पहले कई बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। देश में 4 बार एक साथ चुनाव होने के बाद पहली बार 1967 में इसमें बदलाव आया, यानी कि 1951 से लेकर 63 तक लगातार एक साथ चुनाव होते रहे। 67 में बदलाव आया जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, यानी कि क्रम टूट गया। एक साथ पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, एक साथ चुनाव हुए थे लोकसभा के, लेकिन 67 में बहुमत नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। और उस समय पहले कांग्रेस पार्टी ने दूसरी पार्टियों के समर्थन से गठबंधन की सरकार बनाई, सीबी गुप्ता जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यह सरकार 1 महीने भी नहीं चल पाई और फिर चौधरी चरण सिंह ने भारतीय जनसंघ पार्टी और संयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन सरकार भी नहीं चल पाई। चौधरी चरण सिंह ने 1 साल बाद ही इस्तीफा दे दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। धीरे धीरे यही सिलसिला कई दूसरे राज्यों में भी शुरू हो गया, यानी जो क्रम था एक साथ चुनाव का वो नहीं चल पाया। 27 दिसंबर 1970 की अगर बात करें तो याद क्या कीजिए, काफी लोग तो 70 में नहीं होंगे, लेकिन ये इतिहास जानना भी जरूरी है। 27 दिसंबर 1970 की रात में रेडियो पर इंदिरा गांधी ने संबोधित किया लोगों को और उन्होंने एक ऐलान किया, और ऐलान में जो सालों से चली आ रही जो व्यवस्था थी, यानी एक देश एक चुनाव, उस परंपरा को तोड़ने का उन्होंने ऐलान किया। लोकसभा को दिसंबर 1970 में भंग करके चुनाव से 15 महीने पहले ही चुनावों की घोषणा कर दी। यह पहला मौका था जब आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में लोकसभा को डिसॉल्व किया गया, भंग किया गया, और इस तरह से एक देश एक चुनाव की चली आ रही व्यवस्था का क्रम टूट गया। तो जान गए आप कि ये एक देश एक चुनाव की परंपरा की जो बात कही जा रही है, बिल पेश करने की बात कही जा रही है, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, ये पहली बार नहीं है। आजाद भारत में इससे पहले भी हो चुका है, कांग्रेस के वक्त में हो चुका है, और इसके बाद समय समय पर एक देश एक चुनाव को लेकर भी चर्चा होती रही, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सका। 2018 साल की अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि क्या देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, और इसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। भाई उन्होंने एक आइडिया दिया और कहा कि सभी दल आते हैं, बैठते हैं, मिलकर बात करते हैं और इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी फिजिबिलिटी यानी इसकी संभावनाओं को तलाशते हैं। और फिर मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में, हम तब की बात करें जो 2018 की बताई, इसी कार्यकाल में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करेगी। वैसे उससे पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि बार बार चुनाव देश की जो प्रगति है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, और इसको लेकर आज मोदी सरकार आगे बढ़ गई है एक कदम, यानी कि कैबिनेट ने
मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इतना आसान भी नहीं होने वाला। बहुत पेचीदगियां हैं, बहुत उलझने हैं, बहुत रुकावटें हैं। भले ही सरकार बिल पर सभी पक्षों से, चाहे वो राजनीतिक दल हों या जितने भी पक्ष हों, सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स को पक्षों पर बुलाकर बातचीत कर एक आम सहमति बनाना चाह रही हो। सरकार की यही मंशा है, आम सहमति के साथ ही आगे बढ़ेंगे, सबकी राय लेंगे। लेकिन अब यह देखना होगा कि इससे पहले भी कई सारे नामुमकिन से दिखने वाले और सालों से पेंडिंग पड़े काम को जब मोदी सरकार ने अंजाम तक पहुंचा दिया है, तो क्या उसी तर्ज पर देश में एक साथ चुनाव का रास्ता भी साफ हो जाएगा? क्या ये धरातल पर वन नेशन वन इलेक्शन आने वाले समय में उतरेगा? आप कमेंट करिए, बताइए क्या आपका मानना है, क्या आपका सोचना है। ये वीडियो कैसी लगी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।